नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शर परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का विवादित बयान, कहा पूरा देश सेना और सैनिक पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया को लेकर दिए बयान पर मच रहा हंगामा। गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एयरफोर्स स्टेशन में AIF के वायु योद्धाओं से की मुलाकात, कहा ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी। टूरिस्ट प्लेसेस के बाद अब नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो OTT प्लेटफॉर्म से तुर्की शो हटाने की उठी मांग। तुर्की की पाकिस्तान को दिए समर्थन के बाद हो रहा विरोध। सपा नेता रामगोपाल यादव का विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर विवादित बयान, जाति सूचक शब्द का किया इस्तेमाल। बीजेपी ने सपा के खिलाफ खोला मोर्चा। फेक न्यूज पोर्नोग्राफी फैलाने वाले डीपफेक वीडियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई जनहित याचिका। AI के गलत इस्तेमाल को लेकर उठ रही थी मांग। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। राहुल गांधी के बिहार दौरे के बाद बिहार पुलिस ने उनके खिलाफ 2 FIR दर्ज की, जिस पर कांग्रेस पूरी तरह से भड़क उठी है। कांग्रेस ने सीधे आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के दौरे से बिहार में सरकार डर गई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए बड़ा प्लान भी तैयार कर लिया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई है। राहुल गांधी गुरुवार 15 मई को दरभंगा के दौरे पर आए थे। उनका दौरा खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद उनके खिलाफ ये FIR दर्ज करने की जानकारी सामने आई, जिस पर राजनीतिक बवाल मच गया। कांग्रेस ने बिहार पुलिस के इस कदम का कड़ा विरोध किया है। मामले पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर प्रशासन ने शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में अब सरकार डर गई है, इसलिए राहुल गांधी को युवाओं से संवाद करने पर भी रोका जा रहा है। उन्होंने JDU और भाजपा सरकार पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि आजादी के महानायकों ने जैसे देश की आजादी के लिए लड़कर आजादी ली थी, उसी तरह कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे बिहार के युवाओं के लिए शिक्षा और न्याय को लेकर संघर्ष के लिए तैयार है। बिहार सरकार इसे बाधा पहुंचाने की कोशिश करेगी तो कांग्रेस राहुल गांधी इससे डरने वाले नहीं। इधर इस मामले पर राहुल गांधी ने इसे मेडल बताया। उन्होंने लिखा, मेरे खिलाफ 30-32 मामले दर्ज है, ये मेरे लिए पदक है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मामले पर बीजेपी पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने इस FIR के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का भी फैसला किया है, जिसके बाद बिहार की NDA सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है, वो भी ऐसे वक्त में जब पहले ही विजय शाह को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी बिहार दौरे पर थे, तब उन्होंने प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों की आपत्ति के बावजूद दूसरे रास्ते से छात्रावास परिसर में दाखिल होने कर छात्रों को संबोधित किया, जिसकी वीडियो और तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर कोहराम मचा दिया था। इसके बाद ही पुलिस की तरफ से ये एक्शन लिया गया, जिसे कांग्रेस लोकतंत्र पर हमला करार दे रही है। इधर FIR को बिना अनुमति के शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के आरोप में पुलिस दिखा रही, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत 100 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ 2 प्राथमिकी दर्ज की गई, जिस पर कांग्रेस फ्रंट पर आकर बीजेपी का सामना कर रही है। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के अगले कदम को लेकर असमंजस बरकरार है, लेकिन इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत के दावे ने राज ठाकरे से शिवसेना UBT के गठबंधन पर राज्य में सियासी उथल-पुथल को बढ़ा दिया है। तो क्या है संजय राउत का दावा, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति तब अचानक से गर्म गई थी जब ठाकरे बंधु यानी मनसे राज ठाकरे और शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ आने की चर्चा शुरू हुई। फिर पता नहीं क्या हुआ कि कुछ ही दिन में इस चर्चा पर फुल स्टॉप लग गया। इसके बाद दोनों भाई यूरोप टूर पर चले गए। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राज ठाकरे को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। शिवसेना UBT के नेता संजय राउत ने गठबंधन के सवाल पर कहा, इसमें कोई देरी नहीं, सब कुछ पटरी पर है। हम MNS से गठबंधन को लेकर सकारात्मक है। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। बहुत कुछ लिखा जाता है जो बाद में खुलकर सामने आता है। राउत के इस दावे ने एक बार फिर चर्चा छेड़ दी है कि MNS प्रमुख राज ठाकरे का अगला कदम क्या होगा। वो चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के साथ जाएंगे या फिर महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे से हाथ मिलाएंगे। दरअसल महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में निकाय चुनाव होने वाले, इन चुनाव में MNS पूरे दमखम से मैदान में उतरने के प्लान में है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने पिछले दिनों उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना UBT के साथ आने के संकेत दिए थे। इसका उद्धव ठाकरे ने भी सार्वजनिक मंच पर स्वागत किया। इसके बाद हाल ही में राज ठाकरे ने शिवसेना के प्रमुख और महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे के करीब उदय सामंत से मुलाकात की। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राज ठाकरे का अगला कदम क्या होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि खबर है कि राज ठाकरे की एकनाथ शिंदे की पार्टी से भी गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। शिवसेना और MNS मुंबई में BMC के साथ साथ ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, पुणे, नवी मुंबई, नासिक और छत्रपति संभाजी नगर जैसे प्रमुख नगर निगम चुनावों में गठबंधन करना चाहती है।
इस बीच राज्यसभा सांसद संजय राउत के बयान ने नई अटकलों को हवा दे दी है। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉन बारला ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। इस पर बारला ने भाजपा में कार्यकाल के दौरान आए अवरोधों और विकास कार्यों में रुकावटों का हवाला दिया है। तो कैसे चुनाव से पहले बीजेपी की बढ़ गई है मुश्किल, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉन बारला तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। जॉन बारला तृणमूल के राज्य सचिव सुब्रत बख्शी और मंत्री अरूप विश्वास की मौजूदगी में आधिकारिक तौर पर टीएमसी में शामिल हुए। जॉन बारला के बीजेपी का साथ छोड़ने पर टीएमसी नेता सुब्रत बख्शी ने कहा कि बारला राज्य भाजपा से नाराज थे। सुब्रत बख्शी ने कहा कि वो ममता के काम से खुश है और उन्होंने टीएमसी में शामिल होने की इच्छा जाहिर की, जिस पर टीएमसी ममता बनर्जी ने उनके आवेदन को मंजूरी दे दी। आपको बता दें, जॉन बारला प्रदेश भाजपा के आला नेताओं में से एक कहे जाते थे। वो भाजपा के टिकट पर 2019 का लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने थे। जॉन बारला केंद्रीय अल्पसंख्यक विकास राज्य मंत्री भी थे। हालांकि 2024 में स्थिति बदल गई। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने मनोज टिग्गा को उनके निर्वाचन क्षेत्र अलीपुरद्वार से टिकट दिया और मनोज टिग्गा ने जीत भी हासिल की। इसके बाद से पार्टी बदलने की अटकलें तेज हो गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि उन्हें भाजपा क्यों छोड़नी पड़ी। बारला का दावा है कि मंत्री के रूप में काम करते समय उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। ऐसे में चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, वो भी उस वक्त जब बीजेपी ममता के खिलाफ सियासी रस्साकशी की कवायद में जुटी हुई है। देश की सर्वोच्चतम अदालत सुप्रीम कोर्ट में आमतौर पर देश की बड़ी समस्याओं, गंभीर मसलों और जनता से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई होती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुनाता है। लेकिन बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में इस सबसे हटकर कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को चौंका दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 15 मई को रेप के दोषी की सजा निलंबित कर दी। इसकी वजह यह है कि दोषी और पीड़िता ने एक दूसरे से शादी करने की इच्छा जाहिर की। मामले पर सुनवाई करती हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने जोड़े को कोर्ट रूम में अंदर ही उन्हें एक दूसरे को फूल देने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति से महिला को प्रपोज करने का आग्रह करने से पहले कहा, हमने लंच सेशन में दोनों से मुलाकात की, दोनों ने एक दूसरे से शादी करने की इच्छा जाहिर की और इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति की सजा निलंबित करते हुए एक अलग नजरिया अपनाया। जानकारी के मुताबिक दोषी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 5 सितंबर 2024 के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें सीआरपीसी की धारा 389(1) के तहत सजा के निलंबन के लिए उसके आवेदन को खारिज कर दिया गया था। उसके खिलाफ 2021 में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें उस पर 2016 से 2021 के बीच शादी का झूठा वादा करके पीड़िता से बार बार रेप करने का मामला सामने आया था। एफआईआर के अनुसार व्यक्ति की महिला से फेसबुक के जरिए मुलाकात हुई थी। वो उसकी बहन की दोस्त थी। उसके बीच संबंध बने। आरोप है कि हर बार उसने उसे आश्वासन दिया कि वो उससे शादी करेगा और इसके बाद ये पूरा मामला सामने आया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने अपने कार्यकाल का पहला फैसला सुनाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुणे की 30 एकड़ वन भूमि को एक निजी बिल्डर को सौंपने के फैसले को रद्द कर दिया। साथ ही जमीन को वन विभाग को वापस सौंपने का आदेश दे दिया। तो क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपना पहला फैसला सुनाया, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना भाजपा शासन के दौरान 1998 में किए गए एक निर्णय को रद्द कर दिया, जिसमें पुणे की 30 एकड़ वन भूमि एक निजी बिल्डर को हस्तांतरित की गई थी। कोर्ट ने जमीन को वन विभाग को वापस करने का आदेश भी दिया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राजनेताओं, नौकरशाहों और बिल्डरों के बीच साठगांठ पर भी कड़े प्रहार के रूप में देखा जा रहा है, जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों के पुनर्वास की आड़ में कीमती वन भूमि को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दिया गया। ऐसे में इस फैसले के देश भर में दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वो ऐसी सभी संदिग्ध भूमि हस्तांतरण की जांच की 1 साल में कार्यवाही पूरी करे। इसके साथ ही ऐसे मामलों के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। गौरतलब है कि ये मामला पुणे के कोटला इलाके की 30 एकड़ भूमि से जुड़ा है। साल 1998 में नारायण राणे, जो उस समय महाराष्ट्र सरकार में राजस्व मंत्री थे, उनके विभाग ने इस जमीन को एक व्यक्ति चौहान के नाम आवंटित किया था, जिसने इसे कृषि भूमि बताकर झूठा दावा किया। व्यक्ति ने कुछ दिनों में इस भूमि को रिच कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को 2 करोड़ रुपए में बेच दिया। इस डील के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने इसे गैर कृषि घोषित कर दिया। इसके बाद मामले में पर्यावरण संरक्षण समूह सजग चेतना मंच ने 2002 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर लंबी चौड़ी कानूनी लड़ाई के बाद पता चला कि रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई। जालसाजी की पुष्टि के बाद ये मामला 2024 में सीआईडी को सौंप दिया गया।
जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश देते हुए कहा कि भूमि को वन विभाग को वापस करना होगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति ट्रंप की जन्मजात नागरिकता के अधिकार पर रोक के फैसले पर सुनवाई कर रहा है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति की शक्तियों, न्यायिक क्षेत्राधिकार और 14वें संविधान संशोधन से संबंधित अहम सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं। तो क्या है पूरा मामला जिसने बढ़ा दी है ट्रंप की मुश्किलें? जानिए इस रिपोर्ट में। क्या अमेरिका में जन्म लेना अब अमेरिकी होने के लिए पर्याप्त नहीं है? डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकारी आदेश जन्मसिद्ध नागरिकता को खत्म कर सकता है। ट्रंप का यही विवादास्पद कदम अब यूएस सुप्रीम कोर्ट में एक ऐतिहासिक कानूनी टकराव के केंद्र में आ गया है, जहां कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप की जन्मजात नागरिकता के अधिकार पर रोक के फैसले को सुप्रीम कोर्ट पलट सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है, जिस पर कोर्ट के फैसले का हर किसी को इंतजार है। दरअसल जनवरी में राष्ट्रपति पद संभालते ही ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता के अधिकार पर रोक लगा दी थी। इसके तहत अमेरिका में पैदा होने वाला हर बच्चा अमेरिकी नागरिक होता है, फिर चाहे उसके माता पिता अमेरिका में अस्थायी तौर पर रह रहे या अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हों। ट्रंप के इस फैसले को डेमोक्रेटिक सरकार वाले 20 के करीब राज्यों, अप्रवासियों और नागरिक अधिकार संगठनों ने अदालत में चुनौती दी। उनका कहना है कि यह आदेश संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है, जो अमेरिका में जन्मे लगभग सभी लोगों को नागरिकता प्रदान करता है। इस पर ट्रंप सरकार ने अदालतों के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि क्या निचली अदालत पूरे देश में सरकार के फैसले को लागू होने पर रोक लगा सकती है या नहीं। प्रशासन का कहना है कि न्यायाधीशों को केवल कुछ मुकदमों के आधार पर पूरे देश के लिए संघीय नीतियों को रोकने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर सहमत हो जाता है तो ट्रंप का आदेश उन 28 राज्यों में लागू हो सकता है जिन्होंने मुकदमा नहीं किया है, जिससे एक विभाजित प्रणाली निर्मित होने की आशंका है, जहां कुछ राज्यों में जन्मे कुछ बच्चों को स्वतः नागरिकता मिल जाएगी और अन्य को नहीं। कहा जा रहा है कि जून में इस मामले पर फैसला आ सकता है। ऐसे में देखना होगा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।